स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कक्षा 11वीं विषय लेखा शास्त्र से पाठ 2 लेखांकन के सैद्धांतिक आधार के टॉपिक गैप। गैप का यह प्रथम भाग है और इसमें हम देखेंगे आधारभूत मान्यताएं या संकल्पनाएं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। आइए शुरू करते हैं। लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत गैप से तात्पर्य वित्तीय विवरणों के लेखन व निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में एकरूपता लाने के उद्देश्य से प्रयुक्त उन सभी निश्चित नियमों व निर्देशक क्रियाओं से है जिनका प्रयोग व्यावसायिक लेन देनों के अभिलेखन व प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। ये सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। संसार में किसी भी देश में जहाँ पर लेखांकन का कार्य किया जाता है, यह सिद्धांत मान्य है। लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत के प्रकार, 4 प्रकार होते हैं इनके। सबसे पहले अगर हम देखें तो मान्यताएं या संकल्पनाएं, जो हमारा आज का टॉपिक है, कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। दूसरे नंबर पर लेखांकन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। और तीसरे नंबर पर लेखांकन के परिवर्तनीय सिद्धांत, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। और चौथे नंबर पर लेखांकन के प्रमाण। तो आज का जो टॉपिक है, लेखांकन के आधारभूत मान्यताएं या संकल्पनाएं। आधारभूत अवधारणाएं लेखांकन प्रक्रिया की नींव कार्य करती हैं, फाउंडेशन का कार्य करती हैं। लेखांकन में एकरूपता लाने के लिए कुछ नियम पर पीढ़ियों से लेखांकनकर्ता सहमत होते आए हैं, जो यह निर्देशित करते हैं कि लेन देनों का किस प्रकार लेखांकन किया जाए और प्रतिवेदन तैयार किया जाए, जिससे एकरूपता बनी रहे। क्या होता है, यदि आधारभूत मान्यताएं या संकल्पनाएं न होती तो सभी व्यक्ति अपने इच्छानुसार लेखांकन का कार्य करते और जैसे तुलना का कार्य या विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर पाना कठिन होता। आधारभूत अवधारणाओं के प्रकार। आधारभूत अवधारणाएं 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो व्यवसाय के पृथक अस्तित्व का अवधारणा। फिर दूसरे नंबर पर मुद्रा मापन की अवधारणा। और तीसरे नंबर पर सतत व्यापार की अवधारणा। और अंतिम लेखांकन अवधि अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड। व्यवसाय के पृथक अस्तित्व की अवधारणा। व्यवसाय के पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार लेखांकन के उद्देश्य से व्यवसाय व उसके स्वामी को 2 पृथक अस्तित्व वाली इकाइयां माना जाएगा। अर्थात व्यवसाय, जैसे कि आपके सामने चित्र प्रस्तुत है, यह एक पुस्तक भंडार का व्यवसाय का बिल्डिंग है, और दूसरी तरफ उसके स्वामी। तो यहाँ पर जो भी स्वामी अपने निजी व्यय या खर्च के लिए करता है, उसका लेखांकन इनके बुक स्टोर या पुस्तक भंडार के जो इनका व्यवसाय है, उसमें इनका लेखा नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो स्वामी द्वारा जो भी धन व्यवसाय में लगाया जाएगा, वह धन जो पूंजी कहलाती है,
यह पूंजी व्यवसाय के लिए आंतरिक दायित्व होती है, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं। इस प्रकार हम देखें तो व्यवसाय का स्वामी जो पूंजी व्यवसाय में लगाता है, वह व्यवसाय के लिए आंतरिक दायित्व होती है, उसे व्यवसाय को स्वामी को चुकानी होती है। इसे इंग्लिश में इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं। तो व्यवसाय की पृथक अस्तित्व की अवधारणा हमें यह सिखाती है कि स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी व्यवसाय के लिए आंतरिक दायित्व है और स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से निकाली गई राशि या वस्तु को इसके आहरण के रूप में माना जाता है और आहरण व्यवसाय के लिए खर्च के रूप में लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। यह व्यवसाय के पृथक अस्तित्व के अवधारणा के कारण ही होता है। मुद्रा मापन। मुद्रा मापन किसी संगठन में केवल उन्हीं लेन देनों या घटनाओं का लेखन जिनका मापन मुद्रा के रूप में किया जा सकता है ही लेखा किया जाता है। लेन देनों का अभिलेखन केवल मौद्रिक इकाइयों में किया जाता है, न कि भौतिक इकाइयों में। जैसे माल खरीदा, उधार बेचा, किराया दिया, ब्याज मिला, बैंक से नकद निकाले इत्यादि। इन सभी लेन देनों को मुद्रा में मापा जा सकता है। कितना माल बेचा, उधार कितना बेचा, किराया कितने रुपए दिए, ब्याज कितना मिला और बैंक से कितने निकले। इन सभी लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखा जाएगा। मुद्रा मापन की अवधारणा में के अनुसार इनका लेखा होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जिनका मापन मुद्रा में संभव नहीं, जैसे मजदूरों द्वारा हड़ताल, प्रबंधक व कर्मचारियों की नियुक्ति, महत्वपूर्ण कोई अनुबंध का होना, प्रबंधक कर्मचारियों का स्थानांतरण, प्रबंधक व कर्मचारियों की ईमानदारी या बेईमानी इत्यादि। ये सभी घटनाएं क्या मुद्रा में मापनीय हैं? क्या मजदूरों व कर्मचारियों की कुशलता व अकुशलता को मुद्रा में मापा जा सकता है? या जो कि अनुबंध हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट बाह्य पक्षकारों के साथ होने वाला है, वह सही है या व्यवसाय के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? क्या इसका मापन मुद्रा में किया जा सकता है? उत्तर है नहीं। तो ये सभी घटनाएं व्यवसाय को प्रभावित अवश्य कर रही हैं, किंतु इनका लेखन पुस्तकों में नहीं किया जा सकता, कारण मुद्रा में मापनीय न होना है। सतत व्यापार। सतत व्यापार ऐसा माना जाता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहेगा या फिर इनका जीवन काल अनंत होगा। इन्फिनिटिव इसी अवधारणा अनुसार परिसंपत्तियों को बैलेंस शीट में क्रय के लागत मूल्य पर दिखाने का आधार है। सोनी टीवी के सौजन्य से इस वीडियो को देखिए। वीडियो देखते हैं। पहले आपने वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के उपरांत आपने देखा कि कर्मचारी ने अपने स्वामी को शाम हो गई है और दुकान बढ़ाना है, खोलना नहीं है कहते हुए सुना। तो यह जो दुकान बढ़ाना है, ये दुकान बंद करने को ही कह रहे हैं। तो कभी भी एक दुकानदार या दुकान में काम करने वाले कर्मचारी दुकान को बढ़ाना शब्द का प्रयोग करते हैं, यह इस सतत व्यापार के सिद्धांत द्वारा ही परिलक्षित होता है कि व्यापार बंद होना मतलब हमेशा हमेशा के लिए बंद होना। इसलिए वो बंद होने के स्थान पर व्यापार को या दुकान को बढ़ाने शब्द का प्रयोग करते हैं। यह इस बात का उद्घोतक है कि व्यापार सतत निरंतर
अनंत समय तक चलता रहेगा। सतत व्यापार के अवधारणा के अनुसार इस अवधारणा के अभाव में संपत्तियों का चालू व स्थायी संपत्तियों के विभाजन व दायित्व का अल्प व दीर्घकालीन दायित्व में विभाजन संभव नहीं है। स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। स्टूडेंट्स, मूल्यह्रास समस्त स्थायी संपत्तियों पर भूमि को छोड़कर से समस्त स्थायी संपत्तियों पर उनके निरंतर प्रयोग से मूल्य में जो कमी होती है उसे ही मौद्रिक रूप में मूल्यह्रास कहते हैं और मूल्यह्रास व्यवसाय के खातों में व्यय के रूप में लेखा की जाती है। पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय जिसका कोई वसूली मूल्य नहीं होता, इसे भी तुलन पत्र में संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। चालू वर्ष में पूर्वदत्त व्यय का वह भाग जो प्रयोग में लाया जाता है उसे अगले वर्ष में ले जाने से पूर्व अपलेखित कर दिया जाता है। तो ये जो अवधारणा है सतत व्यापार, बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है स्टूडेंट्स। इनके आधार पर संपत्तियों और दायित्वों का विभाजन, मूल्यह्रास का गणना व पूर्वदत्त व्ययों का लेखा किया जाता है बैलेंस शीट। अंतिम जो अवधारणाएं हैं लेखांकन में, लेखांकन अवधि। लेखांकन अवधि कोई भी फर्म अपने वित्तीय स्थिति की सूचना के आधार पर निर्णय लेता है, इसलिए एक निश्चित समय अंतराल जो प्रायः 1 वर्ष होता है, वित्तीय विवरणों का निर्माण किया जाना अनिवार्य है, जिससे सभी इच्छुक उपयोगकर्ताओं को समय पर सूचना दिया जा सके। यह समय अंतराल लेखा अवधि कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। 1 फरवरी 2020 में माह का शुरुआत हुई तो वह 29 फरवरी 2020 को माह समाप्त हो गया। इस अवधि को हम 1 मंथ और 1 माह कहेंगे। इसी प्रकार अप्रैल से अगर वर्ष शुरू होता है तो अप्रैल के बाद मई और उसके बाद जून आता है। इस प्रकार 1 अप्रैल को 2019 को शुरू हुआ माह 31 जून 2019 को समाप्त होता है। इन 3 महीने के समय अवधि को हम त्रैमासिक या क्वार्टरली कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्वार्टरली एग्जाम होते हैं वो भी 3 महीने के अंतराल में ही होते हैं, इसलिए उन्हें क्वार्टरली कहते हैं। तो लेखा अवधि भी माह में और 3 महीने तथा आगे यदि देखें 1 अप्रैल से माह प्रारंभ होकर मई जून 3 महीने का त्रैमासिक पूरा होने के बाद अगला त्रैमासिक अगर इसमें जोड़ दिया जाए जो जुलाई, अगस्त और सितंबर होगा, तो इस प्रकार 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ होकर यह समयावधि 30 सितंबर 2019 को समाप्त होता है। तो इस समयावधि को हम छमाही या हाफ ईयरली कहेंगे। आगे देखते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये छमाही का अवधि का समयावधि था। उसके बाद अक्टूबर और अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद 2019 वर्ष में दिसंबर की समाप्ति के पश्चात इसमें कैलेंडर वर्ष बदल जाएगा स्टूडेंट्स, और 2019 से इसमें एक माह 2020 का जनवरी और 2020 का ही और 2 माह फरवरी व मार्च भी शामिल होंगे। तभी 12 महीने का 1 वर्ष का पूरा समयावधि इसमें पूर्ण हो पाएगा। इस प्रकार 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभ हुआ वर्ष 31 मार्च 2020 अगले कैलेंडर वर्ष में समाप्त होता है। इसे ही लेखांकन में लेखांकन वर्ष
वित्तीय वर्ष कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये पार्ट समाप्त हुआ, यह भाग समाप्त होता है और आपको ये कुछ होमवर्क हैं जो जैसे नीचे दिया हुआ है इसे cgschool.in पर अपलोड कर सकते हैं या फिर जो दिए हुए ईमेल पर इसे मुझे भेज सकते हैं। आशा है आपको ये बहुत पसंद आया। गैप का अगला भाग आपको जल्द ही प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।